मेंस का पहला सेशन काफ़ी करीब है और उस पे रिवीजन हम लोग कर रहे हैं और बिल्कुल ही 2 हफ्ते दूर हैं। तो आज दूसरा चैप्टर हमारा रिवीजन के लिए जो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा वो है रिलेशन। और सेट हमने कर लिया था, अगर आपने क्विकली नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हैं। और इस चैनल पर नए आए हो तो ज़रूर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और हम लोग बहुत सारे स्ट्रैटेजी के बारे में भी बात करा है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर जाके आप देख सकते हो। तो फिलहाल इस रिवीजन में हम लोग वो पोर्शन पे ज़्यादा फोकस करते हैं जिस पे सवाल आने के चांसेस रहते हैं। बाकी आपने पढ़ा होगा साल में तो आपको पता ही होगा, तो हम डिटेल में नहीं जाएंगे, क्विकली हम लोग डिस्कस करते हैं कि कैसे इस पे आगे बढ़ना है और कैसे करना है। तो फिलहाल रिलेशन आपको पता ही है कि अगर दो नॉन एम्प्टी सेट के अंदर रिलेशन अगर डिफाइन किया जाए, जैसे ए और बी दो नॉन एम्प्टी है और आपको ही पता है कि जो उसके मेंबर होते हैं उसको स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो ए क्रॉस बी उसका जो मल्टीप्लिकेशन होगा और उन दोनों के बीच में जो रिलेशन डिफाइन किया जाएगा उसको हम लोग ये बोलेंगे कि ए और बी के बीच में रिलेशन डिफाइन हुआ है और उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। जिसमें आप देख सकते हैं कि अगर ए क्रॉस बी की बात कर रहे हैं तो उसमें पहला एलिमेंट जो है ए का होएगा और दूसरा होगा सेट बी का, और वो उस रिलेशन से बिलोंग करेगा। तो इसको इस तरह से भी लिखा जाता है, राइट। और हम इसको क्या बोलते हैं कि ए इज़ रिलेटेड टू बी। अब इस एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हो कि जैसे ए क्रॉस बी अगर डिफाइन किया गया जिसमें ए लेस देन इक्वल टू बी है, यानी कि ऐसा रिलेशन जिसमें ए के जो एलिमेंट होंगे, ए के जो मेंबर होंगे वो लेस देन इक्वल टू बी होंगे। तो 1 पहला ए क्रॉस बी निकालना, तो 1 1 लेस देन इक्वल टू है तो आएगा 1 3 आएगा, 2 1 नहीं आएगा क्योंकि ए का एलिमेंट इसमें ज़्यादा हो जाता है 2 और 1 के केस में, तो इसीलिए 2 1 नहीं आया। क्या क्या है 2 3, 2 3 में 2 जो है छोटा है 3 से। तो इस तरह से हम क्या बोलते हैं। और इसमें एक और भी चीज़ होता है, जो भी रिलेशन डिफाइन करोगे वो ए क्रॉस बी का हमेशा सबसेट होएगा। फिलहाल टोटल नंबर ऑफ रिलेशन अगर आप देखेंगे तो अगर ए में मान लीजिए दो एलिमेंट है और बी में 3 एलिमेंट है, तो इसमें आपको अगर ये नॉन एम्प्टी है, फॉर एग्जांपल आप एलिमेंट वगैरह के बारे में आपको पता ही होगा, तो अगर आप रिलेशन कोई डिफाइन करते हैं ए क्रॉस बी तो उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो होंगे 2m + n। तो इसका मतलब ए में m मेंबर है और बी में n है, तो 2mn जो होगा उसमें टोटल नंबर ऑफ रिलेशन होंगे। बस ये सिंपल सा चीज़ आपको याद रखना है। डोमेन की बात कर लेते हैं। डोमेन और रेंज क्या होता है, तो ए का कुछ मेंबर है, मान लो 1 2 3, राइट, और बी का मेंबर है मान ली 2 4 6 मान लेते हैं, ठीक है। तो अगर ए क्रॉस बी कोई रिलेशन है, मान लीजिए ए क्रॉस बी एक रिलेशन है, तो ए क्रॉस बी के जो एलिमेंट होंगे उसमें ए का जो एलिमेंट होगा, जैसे आपने किया 1 2 हो गया, राइट, 1 2 हो गया, फिर आपका 1 4 हो गया, सिमिलर ऐसे चलते गया। तो ये जो पहला वाला एलिमेंट है, ए का एलिमेंट है, वो जो है ए क्रॉस बी के अंदर पहले वाले का एलिमेंट जो है डोमेन कहलाएगा और दूसरे वाले का एलिमेंट जो है रेंज कहलाएगा। सिंपल सा फंडा है, कुछ नहीं पढ़ना, आप रीड कर सकते हो, यहाँ पर दिया हुआ है। और इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है। डोमेन मतलब ए सारे ए का एलिमेंट जो ए बी में बिलोंग करता है उस रिलेशन के अंदर, और रेंज जो होगा वो सारे बी के एलिमेंट्स जो ए बी के को बिलोंग करता है। सिंपल है, बिल्कुल कुछ भी इसमें नया नहीं है। रिलेशन, अब एक सेट के ऊपर जो रिलेशन है वो बहुत सारे हो सकते हैं। सिंपल, अगर मान लीजिए 2 सेट आपने देखा और अगर एक ही सेट आपके पास है, मान लीजिए ए है एक सेट, तो इसके ऊपर रिलेशन आपको पता है ए क्रॉस ए होगा और इसको हम लोग रिलेशन डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो ये हम क्या बोलेंगे कि ए का जो है रिलेशन है सेट ए के ऊपर। सिंपल है। इसमें 2 3 एग्जाम्पल है, आप वो एग्जाम्पल कर सकते हो क्विकली और कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर भी लिख सकते हो, हालांकि आंसर यहाँ दिया हुआ है तो वो आप कर सकते हो। अब इन्वर्स रिलेशन की बात करते हैं। इन्वर्स रिलेशन अगर हम बात करें, दो अगर सेट है ए और बी, राइट, तो ए और बी के बीच अगर रिलेशन अगर ऐसा बोला जाए कि ए और बीच का जो रिलेशन है वो आर है, तो आर इन्वर्स अगर निकालेंगे तो वो जो है बी और ए का, ये बिल्कुल ही रिवर्स हो जाएगा। इसी को आप बी क्रॉस ए भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो यहाँ से आप ये भी डिफाइन कर सकते हैं कि आर और आर इन्वर्स जो है बराबर होता है। उसका एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये आर डिफाइन कर दिया, A1 A2 A3, ठीक है, B1 B2 B3 ये कर दिया, ठीक है। आर इन्वर्स जो है आपको पता है वही जो है इसका उल्टा होने वाला है। तो कुछ केसेस में ये आर और आर इन्वर्स बराबर होते हैं, कुछ केस में बराबर नहीं भी होते हैं। अब यहाँ पर इसमें जो नोटिस करने वाली बात ये है कि आर और आर इन्वर्स में आपने क्या देखा कि एलिमेंट स्वैप हो गया है। तो अगर हम ये बोलें कि आर का जो डोमेन है वो आर इन्वर्स का रेंज है, देख सकते हो ए और ए, सिंपल है।
तो हम क्या बोलेंगे, जो आर का जो डोमेन है ए, वो आर इन्वर्स का रेंज है। सिमिलरली आर का जो रेंज है वो आर इन्वर्स का डोमेन है। सिंपल, यही यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं 2। तो क्विकली इससे आप यही 2 पॉइंट नोट कर सकते हो। ये पूछा भी जाता है, ये एग्जाम्पल है, आप एग्जाम्पल कर लो। टाइप ऑफ रिलेशन की बात करते हैं। पहला रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब रिलेशन के बहुत सारे टाइप होते हैं, जिसमें से मान लेते हैं कि ए कोई सेट है और जिस पे जो है रिलेशन जो है क्या है, आर। ए का कोई रिलेशन आर है, ठीक है। तो हम उस रिलेशन को, ये जो है इस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव तब बोलेंगे जहाँ पर जो है इनके जो एलिमेंट है वो आपस में ही, जैसे मान लीजिए ए का, मैं एक सेट ले लेता हूँ, इसका ए बी सी है। तो अगर कोई रिलेशन हमने डिफाइन कर दिया, फॉर एग्जांपल ए कॉमा ए, बी कॉमा बी और सी कॉमा सी, तो इसको क्या बोलेंगे, ये रिलेशन को बोलेंगे हम रिफ्लेक्सिव। मतलब कहने का मतलब ये है कि सारे इनके जो एलिमेंट बनेंगे वो इस तरह के फॉर्मेशन में होंगे। अब इसमें आप ये भी कह सकते हैं कि इसमें ए बी भी तो होता है, इस रिलेशन में अगर कोई ए बी होता तो क्या वो रिफ्लेक्सिव होता है? आंसर है नहीं। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो मतलब ए और बी जो एलिमेंट है वो सिमेट्रिक होना चाहिए आपस में। तो इस तरह से आप कर सकते हो, मतलब टर्मिनोलॉजी सिमेट्रिक आप यूज़ मत करना। दूसरा रिलेशन की बात करते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन का मतलब ये है कि अगर ए कोई सेट है और उस पर आपने कोई रिलेशन डिफाइन कर दिया है, तो ये सिमेट्रिक रिलेशन तभी होएगा जब अगर इस सेट के द्वारा जो रिलेशन फॉर एग्जांपल ए बी बना है, अगर ये आर के अंदर है तो इसका जो उल्टा है वो भी आर के अंदर होना ही चाहिए। या उल्टा भी बोल सकते हो कि अगर ये कोई रिलेशन सिमेट्रिक है तो ये ट्रू है तो ये ऑटोमेटिकली ट्रू हो जाएगा, मतलब उसका उल्टा होना ही चाहिए, चाहे वो जितने भी आप ए बी का पेयर देख लो, सारे केस के लिए जो ए सेट को बिलोंग करेगा। ठीक है, इस पे एग्जांपल आप नीचे कर सकते हो, इससे आपका क्लियर हो जाएगा। एंटी सिमेट्रिक की बात करते हैं। एंटी सिमेट्रिक का मतलब ये होता है कि सिंपल है, इसका फंडा है कि अगर ए कॉमा बी किसी रिलेशन का हिस्सा है, राइट, और बी कॉमा ए भी उस रिलेशन का हिस्सा है और वो रिलेशन जो है एंटी सिमेट्रिक है, तो ये तभी हो सकता है जब उसका एलिमेंट ही आपस में बराबर हो, अदरवाइज नहीं हो सकता है। सिंपल, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं जाना है। तो ये आप देख सकते हैं, इस पे सवाल थोड़े से आ सकते हैं। ट्रांजिटिव रिलेशन की बात करते हैं। ट्रांजिटिव रिलेशन जो है बहुत पॉपुलर रहता है और बहुत इस पे सवाल बनने के चांसेस रहते हैं। तो ट्रांजिटिव रिलेशन हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं कि ए के ऊपर अगर मान लीजिए कोई रिलेशन डिफाइंड है आर, तो हम उसको ट्रांजिटिव कब बोलेंगे? मान लेते हैं कि वो रिलेशन अगर ट्रांजिटिव है और उस रिलेशन का अगर एक एलिमेंट है ए बी और वो आर कर रहा है, तो इसका दूसरे से सेकेंड एलिमेंट बी कॉमा सी है और वो भी आर को बिलोंग कर रहा है, और ये रिलेशन अगर ट्रांजिटिव रिलेशन है तो ऑटोमेटिकली पहला एलिमेंट और तीसरा एलिमेंट भी उस रिलेशन को बिलोंग करेगा। इसका मतलब ये होता है अदरवाइज वो ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। ये हो गया पहला केस ट्रांजिटिव में। दूसरा केस होता है कि अगर आप मान लीजिए पेयर बना ही नहीं पाए, जैसे मान लीजिए ए कॉमा बी है बट बी के आगे समथिंग नहीं है, मान लीजिए बस ए कॉमा बी ही है, तो ये हमेशा से ट्रांजिटिव होगा। अगर आप डिफाइन ही नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप कंपेयर ही नहीं कर पा रहे हैं फर्दर को, तो आप उसको हमेशा ट्रांजिटिव मान के चलोगे। ये भी एक अपवाद है जो आपको याद रखने हैं, नोट में ऑलरेडी वो आपको मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं और आइडेंटिटी रिलेशन पे चलते हैं। आइडेंटिटी रिलेशन में आपको पता है कि अगर कोई एक सेट है ए, तो आइडेंटिटी रिलेशन क्या होगा? ए कॉमा ए, जहाँ पर ए के सारे एलिमेंट जो है मतलब उसी के एलिमेंट उसी का आइडेंटिटी होएगा। ठीक है, तो ये आप एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हो, राइट। सो अगर कोई एलिमेंट मान लीजिए 1 2 3 है, तो ए जो है आइडेंटिटी रिलेशन कहलाएगा। अगर मान लीजिए आप कोई ऐसा डिफाइन कर देते हैं, कोई 2 2 3 3 2 2 3 3, इस तरह का कोई अगर रिलेशन है तो ये जो है आइडेंटिटी रिलेशन हो जाएगा। सिंपल है, राइट। तो ये आप आपस में देख सकते हो। तो अब एग्जाम्पल, अब इसमें थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पार्ट ये हो सकता है कि कोई सारे आइडेंटिटी रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव होंगे, बट सारे रिफ्लेक्सिव ज़रूरी नहीं है कि वो आइडेंटिटी होंगे। ठीक है, सो ये पॉइंट्स है जो आपको डेफिनेटली नोट में लिख लेना चाहिए और वो काम आएगा। यहाँ पर ये दोनों पॉइंट्स नोट कर लीजिए। इक्विवेलेंस रिलेशन की तरफ चलते हैं क्विकली। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है
कि अगर ए कोई रिलेशन है आर, ए के ऊपर कोई रिलेशन है आर, और ये एक सेट के ऊपर है, तो हम इसको इक्विवेलेंस तभी बोलेंगे जब ये 3 कंडीशन मीट होएगा। मतलब कौन कौन सा कंडीशन की वो रिलेशन रिफ्लेक्टिव होना चाहिए, वो रिलेशन सिमेट्रिक होना चाहिए और वो रिलेशन ट्रांजिटिव होना चाहिए। तो रिफ्लेक्टिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए और ट्रांजिटिव। तो RST अगर है तब वो इक्विवेलेंट रिलेशन हो सकता है, मतलब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है और तीनों का कंडीशन आप एक एक करके देख सकते हैं। रिफ्लेक्सिव तब होगा जब ये जो A, A का पेयर है वो उस रिलेशन को बिलोंग करेगा, चाहे जितने भी एलिमेंट ए के अंदर हो। सिमेट्रिक तब होगा जब दोनों का उल्टा पुल्टा आपस में उस रिलेशन से लिंक हो, वो सारे ए बी जो ए को बिलोंग करते हैं। दूसरा ट्रांजिटिव आपको पता है कि अगर A, B आर का पार्ट है और B, C है, यानी कि सेकेंड से स्टार्ट होके, तो A, C ऑटोमेटिकली उस रिलेशन का पार्ट होगा, चाहे आप जितने भी एलिमेंट की बात कर सकते हैं। तो ये जो है आपका इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। ये जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस पर सवाल बनता है, राइट, और ये आपको डेफिनेटली समझना चाहिए। ये एक कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं कि कोई फिक्स इंटीजर है तो उसके नंबर के बेसिस पर। तो ये एक टिप्स है जो आप बिल्कुल नोट कर सकते हो। हम लोग आगे बढ़ते हैं क्विकली, हमें क्योंकि रिवीजन करना है। ये सब चीज़ें आपको ऑलरेडी पता है। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि रिलेशन पे ये वाला जो पोर्शन है, ये जो मैंने आपको बताया अभी टाइप्स ऑफ रिलेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जेईई मेंस इस पे डेफिनेटली कभी ना कभी कोई ना कोई सवाल घुमा फिरा के पूछ ही लेता है, राइट। अब इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ एन इक्विवेलेंस रिलेशन, उसी का एक एक्सटेंडेड वर्जन है कि अगर आर कोई इक्विवेलेंस रिलेशन है जिसमें RST यानी कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव रिलेशन है, तो क्या बोल रहा है, और ए जो है फाई सेट नहीं होना चाहिए, यानी कि नल सेट नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिए। तो और उसके जो एलिमेंट है, मान लेते हैं वो ए के बिलोंग करता है, तो इक्विवेलेंस क्लास जो होगा बेसिकली ए का जितने भी होंगे वो है इस तरह से डिनोट करेंगे, सिंपल। और वो डिफाइन कैसे होगा, वो इस तरह से डिफाइन होगा कि वो सारे एलिमेंट जो ए को बिलोंग करते हैं और वो एलिमेंट जो है उस ए से लिंक्ड भी है। तो ये इसके जो है यहाँ पर 2 कोरोलरी दिया हुआ है, वो आप एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हो, ठीक है। ये आपको आता है, आप ये आराम से रिवाइज कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। ये 3-4 एग्जाम्पल, मैं ज़्यादा टाइम लेना नहीं चाहता क्योंकि अपन रिवीजन कर रहे हैं। मैं सिर्फ मार्क करना चाहता हूँ कि क्या चीज़ें आपको पढ़ना चाहिए, और हम लोग जब डिटेल क्लासेस में बात करेंगे तब हम लोग इन सब चीज़ों को भी कंसिडरेशन में लेंगे और वहाँ पर आपको काफ़ी डिटेल में मैं बताऊँगा, ठीक है। कंपोजिशन ऑफ रिलेशन की बात कर लेते हैं। कंपोजिशन रिलेशन में अगर हम बात करें कि आर और एस दो रिलेशन है, दो रिलेशन किसके ऊपर है, सेट A to B एंड B to C, राइट। तो आर जो रिलेशन है वो किस पे है, A to B पे है, और एस जो है किस पे है, B to C पे है। तो ये ध्यान रखना है, ये दो अलग अलग सेट के ऊपर बेसिकली है। तो इसमें कितने सेट इन्वॉल्व हो गए, A, B और C, 3 सेट। तो हम लोग जो है एस कंपोजिट मतलब क्या होता है, दो रिलेशन का आपस में जोड़ा। तो SOR जो होगा वो कैसे डिफाइन करेंगे, एस पहले है तो एस पहले है तो एस ऑफ आर बोलते हैं, तो आर पहले आएगा तो क्या होगा, वो हो जाएगा A to C, सबसे पहले A to C। और उसको डिफाइन कैसे करोगे, उसको डिफाइन करोगे वो सारे A और C का ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब होता है पहले A है तो पहले A का एलिमेंट, C है तो C का, बस सिंपल है ऑर्डर्ड पेयर। ये सारे A, C उस S यानी कि कंपोजिशन ऑफ रिलेशन को बिलोंग करेगा जहाँ पर B जो है सारे B को बिलोंग करता है। जहाँ पर आप फर्दर इसको एक्सटेंड कर दो कि AB जो एलिमेंट है वो उस रिलेशन का पार्ट हो और BC जो एलिमेंट है वो S का पार्ट हो, तो हम ये भी कह सकते हैं S ऑफ रिलेशन R, ठीक है। एक एग्जाम्पल के तौर पर आप यहाँ पर समझ सकते हो कि एग्जाम्पल है 1, 2, 3, A का एलिमेंट, B का एलिमेंट, ABCD और C का PQRS। तो पहला रिलेशन इस तरह से डिफाइन किया गया है 1A 2C 1C 2D, ठीक है, जहाँ जो A to B में है। और S एक दूसरा डिफाइन किया हुआ A to S, BQ और CR वो जो है B to R में। तो SOR जो होगा वो A to C का वो सारा रिलेशन होगा जिसमें B जो है B को जो कैपिटल B को बिलोंग करता है, यानी कि B को बिलोंग करेगा, और इस तरह के ऑर्डर्ड पेयर होंगे तो A, C का होएगा। तो A, C का होएगा तो आप ध्यान रख सकते हैं A कौन सा है, A है 1, 2, 3, तो स्टार्ट हमेशा 1, 2, ठीक है,
और 1 से मान लेते हैं ए और सी का 1p देखते हैं 1p। और दूसरा ये भी ध्यान रखना है ए भी तो उस रिलेशन को रिप्रेजेंट करेगा ही करेगा, और बी सी जो है वो एस को रिप्रेजेंट करेगा, तो ये ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं 1p है पहला रिलेशन। सबसे पहले वो जो ए टू सी है वो आप पूरा लिख लो, और ए टू सी पूरा लिखोगे अगर आप, मैं ए टू सी यहाँ पर पूरा लिख देता हूँ, जस्ट ए मिनट। तो ए टू सी अगर हम मान लेते हैं पूरा लिखते हैं ए टू सी, तो क्या आएगा, वो आ जाएगा 1 2 p 1 q 1 r 1 s, ठीक है। सिमिलरली 2p 2 q 2 r एंड 2 s, ठीक है। अब ये तो हो गया सारे, बट क्या सारे एस ओ आर का पार्ट होगा, ये ध्यान रखने वाली बात है। तो आप चेक कर लो, तो कंडीशन क्या है, कंडीशन तो ये है कि ये जो जितने भी ऑर्डर पेयर है वो एस ओ आर को बिलोंग करेगा, जिसमें जो बी वाला एलिमेंट है वो बी से बिलोंग करेगा। ये दो मेन कंडीशन होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले देख लेते हैं 1p जो है आपका क्या ए बी जो ये आर और एस में वो है, तो आर में देख लो 1, है 1, नहीं है इसमें, वो 2, c 1, c 2, d, और इसमें आप देखो जो दोनों में कॉमन हो, तो 1, यहाँ से आप आर और एस को पैरेलल रख के कर सकते हो। और आर के एलिमेंट देख लो कि आर में क्या क्या है, 1, है, तो 1, है, तो यहाँ पर क्या एस से बन सकता है, ए, एस है, तो 1, s एक ये आ गया। दूसरा देखिए 2, c है, तो c से यहाँ पर क्या है, c, r है, तो देखो आप 1, c था, सॉरी 2, c था, और यहाँ पर c, r भी है, ठीक है। तो 2, r हो सकता है कि नहीं है, बिल्कुल हो सकता है, ये यहाँ पर आ गया। फिर दूसरा देखो 1, c है, और यहाँ पर c, r है, तो 1, r भी हो सकता है, 1, r भी आ गया। 2, d है, और d के बाद कुछ है क्या, इसमें कुछ भी नहीं है, तो 2, d से आगे कुछ भी नहीं होगा। तो 3 एलिमेंट आ गया, एक आ गया 1, r, एक आ गया 2, r, और एक आ गया 1, s जो हमने पहले बनाया। तो ये इस तरह से आप, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है बट बहुत आसानी से आप डिफाइन कर सकते हो, और बहुत आसान है। इन जनरल आपको एक ध्यान रखना चाहिए कि आर कंपोजिट ऑफ एस एंड एस कंपोजिट ऑफ आर ये आपस में इक्वल नहीं होते, जबकि इसका जो रिवर्स अगर लोगे आप, तो इसका आप देख सकते हो उल्टा होता है, पहले आर इन्वर्स निकालो और फिर एस इन्वर्स निकालो, इसका कंपोजिट ले लो, सिंपल। ये कंपोजिट पे सवाल आता ही आता है, तो आप ज़रूर से इसको अच्छे से, जो भी आपने सीखा है, कोई क्वेरी है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, आप ज़रूर रिवाइज कर लेना। यहाँ पर बात करते हैं एक्जियोमैटिक डेफिनेशंस ऑफ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, जिसको पीनोज एक्जियोम्स ही बोले जाते हैं। तो अगर n कोई सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, 1 to n सेटिस्फाई एलिमेंट है उसके, जो किसी एक थ्योरी को मान लो प्रूव करता है, जिसको पियानोज एक्जियोम्स बोला जाता है। पहला जिसमें कि n कोई नॉन एम्प्टी सेट है, राइट, यहाँ पर। दूसरा ये है कि कोई इंजेक्टिव, यानी कि मैपिंग, जो इंजेक्टिव मतलब मैपिंग होता है 1 to 1 मैपिंग, जो आपने ये पढ़ा होगा 1 2 3 A B C। तो 1 to 1 मैपिंग जो होता है कि एक का रिलेशन एक के साथ, तो वो है उसके ऐसा मैपिंग है जिसमें नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर ये मैपिंग किया हुआ है। और वहाँ पर दिया हुआ क्या है कि s ऑफ n इज़ n+, वेयर n+ इज़ द इमीडिएट सक्सेसर ऑफ n। मतलब ये है कि n+ जो होता है वो n+1 होगा, मतलब इस केस में 1 है, तो n+ जो हो गया 2 हो जाएगा। सिंपल है, ये करना है। ये दूसरा कंडीशन हो गया। तीसरा कंडीशन हो गया सक्सेसर मैपिंग s इज़ नॉट सर्जेक्टिव ऑन टू, आपने ये रिलेशन में पढ़ा होगा इनटू ऑन टू रिलेशन। चौथा इसमें जो है, चौथा ये है कि m और n जो है, m जो है सबसेट होगा n का, राइट। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रख सकते हो। और ये क्या बोल रहा है, m कंटेन्स एन एलिमेंट विच इज़ नॉट द सक्सेसर ऑफ एनी एलिमेंट इन n, तो उसका सक्सेसर बिल्कुल भी नहीं है। इस पहला पॉइंट ये है। दूसरा है कि ये सबसेट होने के बाद ये 2 पॉइंट है कि जो एलिमेंट है वो m को बिलोंग कर रहा है, m+ जो वो भी m को बिलोंग कर रहा है, तो m जो n है वो इक्वल होगा, ये भी आप ध्यान रखना। तो इसी को बोला जाता है एक्सियोम ऑफ इंडक्शन। इसमें आपको बहुत ज़्यादा दिमाग चलाना नहीं है, बहुत कम चांसेस है आने के, और इसका ये 2 नोट डिफाइन किया हुआ है, वो नोट आप देख सकते हो।
तो बेसिकली ये जो है आप थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन करके प्रैक्टिस कर सकते हो और इसको छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग चलाना नहीं है। तो ये था रिलेशन, इस पर आप क्वेश्चन करो, 10-15 क्वेश्चन करो, मैं कोशिश करूँगा कुछ क्वेश्चन भी कराने का। हालांकि टाइम थोड़ा ज़्यादा हो जाता है इसीलिए क्वेश्चन नहीं कराता। बाकी अगर कोई डाउट है, ईमेल आईडी दिया हुआ है, हम आपस में बात भी कर सकते हैं। जेईई मेन से रिलेटेड कोई भी जनरल क्वेरी हो रही है, चाहे सेशन 1 में हो या अगले साल देने वाले हो या कोई भी टाइप का कोई भी क्वेरी हो, आप मुझे ईमेल कर सकते हो, मुझे उस ईमेल पर अपना फ़ोन नंबर दे सकते हो, हम लोग आपस में बात करके इसको सॉर्ट कर सकते हैं, आपके जो भी क्वेरीज रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप नए हो तो वीडियो देख के मत जाओ, इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो और डेफिनेटली हम लोग और भी चीज़ें करने वाले हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।